Good morning students. Today we are here with another topic of chapter first from part 1. Part 1 बुक हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर 1 मतलब हम उसके काफ़ी सारी जो टर्म्स है उसकी वो क्लियर कर चुके हैं. द एरा ऑफ कोल्ड वॉर हम इसमें देख रहे हैं, यानी शीत युद्ध को इसमें स्टडी कर रहे हैं कि ये आपको मैं हर वीडियो में जो है आपको बता रही हूँ कि 1945 के बाद वर्ल्ड में दो ब्लॉक जो है या दो ग्रुप जो बन गए, जिनको बायपोलैरिटी भी कहा जाता है, दो ध्रुवीयता कहा जाता है. तो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें दो सुपर पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर, जिसमें एक राइवलरी सिचुएशन को फॉलो कर रहे थे. मतलब एक दुश्मनी थी दोनों के बीच में, और इसी को कोल्ड वॉर का दौर कहा जाता है, यानी शीत युद्ध का दौर कहा जाता है. तो प्रीवियस वीडियो में हमने उसके एरिया स्टडी किए थे कि कहाँ तक सीमित रहा जो कोल्ड वॉर है, वो किस हद तक सीमित रहा, जिसमें हमने देखा कि जो राइवलरी थी वो बढ़ रही थी, मतलब मनमुटाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा वर्ल्ड है वो तीसरे युद्ध से बचा रहा. और बाद में दोनों ही सुपर पावर्स को ये रियलाइज़ हो गया कि अगर हम एक दूसरे को ताकतवर बनाने की, ऐसे ही एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश करते रहे तो एक कंपटीशन जो है वो बना रहेगा. और बाद में थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने के बाद उन्होंने किस तरीके से काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ लेकर आए वो, जिससे कि हथियार जो है वो वर्ल्ड में ना बने. तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि जो बायपोलैरिटी है, यानी जो दो ध्रुवीयता है, उसको चैलेंज किसने दिया. तो टॉपिक हमारा है चैलेंज टू बायपोलैरिटी, यानी दो ध्रुवीयता को चुनौती. यानी जो दो सुपर पावर्स थी उनको चैलेंज किसने दिया, किसने चुनौती दी, तो वो आज हम स्टडी करेंगे. इसमें पहले ही आपको एक बार बता रही हूँ मैं, NAM को हम स्टडी करेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट को, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन मैं आपको कई बार इसको मतलब बता चुकी हूँ उसके बारे में. तो इस चैप्टर में हम इसको डीपली स्टडी कर रहे हैं, और ये भी स्टडी करेंगे कि आज के टाइम में इसका क्या रोल है. तो देखिए, वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द कोल्ड वॉर टेंडेड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू राइवल अलायंसेस. हम ये स्टडी कर चुके हैं कि कैसे जो कोल्ड वॉर है उसने वर्ल्ड को दो राइवल अलायंसेस, दो दुश्मन गुट होते हैं उसमें बांट दिया था. इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट दैट नॉन अलाइनमेंट ऑफर द न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री ऑफ. और एक ये भी कंटेक्स्ट देखेंगे हम कि कैसे जो नॉन अलाइनमेंट है, यानी जो गुट निरपेक्षता है, उसने जो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज़ है, यानी कि जो अभी अभी आज़ाद हुए देश, 1945 के बाद बहुत सारे एशिया के, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे यूरोपियन कंट्रीज़ से. तो उनके सामने एक ऑप्शन रखा नॉन अलाइनमेंट ने. ऑप्शन कैसा रखा कि नॉट टू जॉइन अदर अलायंसेस, कि वो किसी अलायंस को ज्वाइन ना करे बल्कि एक अलग से अपनी दुनिया बनाए. कहने का मतलब है एक अलग से अपना ग्रुप बनाए जिसमें वो सारे देश शामिल हो जो इन दोनों सुपर पावर्स में से किसी के साथ ना हो. द रूट्स ऑफ NAM, अब जो इसकी जड़ें हैं, इसका जो एक फाउंडेशन माना जाता है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ. देखिए, ये एक फ्रेंडशिप थी तीन लीडर्स के बीच में. तीन लीडर्स हैं जिनमें पहला नाम है यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो, नेम आपने ध्यान रखना है. सेकंड नेम है इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड नेम है इजिप्ट के लीडर गमाल अब्दुल नसीर. ये तीनों नेम आपने ध्यान रखने हैं. बाद में इनको दो लोगों ने और ज्वाइन किया. इन्होंने अपनी एक मीटिंग की और डिस्कस किया NAM के बारे में, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसके बारे में. बाद में इसको ज्वाइन किया इंडोनेशिया के सुकर्नो ने और घाना के वामे एनक्रूमा ने. तो ये 5 लीडर बन गए, और ये पांचों लीडर ही NAM के फाउंडर माने जाते हैं. दीज 5 लीडर्स केम टू बी नोन एज 5 फाउंडर्स ऑफ NAM. तो ध्यान रखना है आपने कि 5 लीडर हैं, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गमाल अब्दुल नसीर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे नुक्रमा. द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड. बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये. पहला जो सम्मेलन है वो 1961 में हुआ. 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई. उसका पहला सम्मेलन हुआ, जो प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस किया गया. दिस वॉज द, और इसमें 3 चीज़ें मेनली थी जिनके बारे में मतलब रीज़न था, 3 रीज़न थे जिसकी वजह से ये बना. और क्या क्या थे देखिए. फर्स्ट है कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज़ की. ये पांचों देश ही, इनके बीच में एक सहयोग था, पांचों देश सहयोग से चल रहे थे.
दूसरा क्या था कि कोल्ड वॉर की जो टेंशन्स थी वो बढ़ती जा रही थी, वाइडनिंग एरिया, उसका जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा था। और थर्ड क्या था कि एक ड्रामेटिक एंट्री हो रही थी, जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, नए नए देश जो है वर्ल्ड के मैप पर आ रहे थे, जो नेशन स्टेट है वो बिल्डअप हो रहे थे, और 16 जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी वो यूएन के मेंबर बन चुके थे। तो इनके सामने एक ऑप्शन था, क्यों ना इन सभी देशों को शामिल करके हम एक अलग से एक ग्रुप बना लें जिसमें कि ये दोनों सुपर पावर्स जो हैं वो थोड़ा कमज़ोर पड़े और इनको लगे कि भाई सब अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाने के लायक हैं। द फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड बाय, जो पहला समिट था NAM का वो 25 मेंबर्स ने अटेंड किया, यानी 25 देश इसमें शामिल थे ओवर द ईयर्स। और जैसे जैसे साल बढ़ते गए ये एक्सपेंड होता गया और इसका 14 समिट हुआ था लेटेस्ट हवाना में, क्यूबा के हवाना में 2006 में, जिसमें 116 टोटल मेंबर्स रहे इसके और 15 कंट्रीज़ जो है इसके ऑब्जर्वर्स रहे। तो एक तरह से बहुत एक्सपेंड हो गया ये ग्रुप। लेकिन आज के टाइम में इसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि देखिए आज जो है कोई 2 ग्रुप नहीं है वर्ल्ड में, तो वो हम बाद में देखेंगे। आगे देखो, एज नॉन अलाइनमेंट ग्रू इनटू अ पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट, कंट्रीज ऑफ वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेस्ट जॉइन इट। जैसे जैसे ये पॉपुलर होता गया इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ता गया, तो बहुत सारे देश, बहुत सारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उन देशों के इंटरेस्ट हैं उनके, मतलब वो इसको ज्वाइन करते चले गए किसी न किसी पर्पज़ से। मेन पर्पज़ तो देखिए, अब जो देश इसको ज्वाइन कर रहे थे, इसकी मेन मतलब इसका जो नेचुरल फॉर्म क्या थी, इसकी होमोजीनियस फॉर्म क्या थी, इसकी नेचुरल स्वरूप, एक तरह से मूल स्वरूप क्या था इसका मूल स्वरूप तो ये था कि इट वॉज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अलायंस, कि कोई भी जो देश है वो किसी भी सुपर पावर का मेंबर ना बने, मतलब उनके साथ ना हो। मेन स्वरूप तो यही है। लेकिन जैसे जैसे इसमें देश बढ़ते गए तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करना टफ हो गया कि किस पर्पज़ से बना है ये और क्या रोल है इसका। तो इसको अगर समझना है तो हमने सिर्फ इसीलिए समझना है कि NAM क्या नहीं है, तो ये क्या नहीं है एक तरह से वही समझना है। तो इसकी मेनली टर्म क्या है, इट वॉज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अलायंस। ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि कोई भी देश जो है वो जो सुपर पावर है उनका मेंबर नहीं है, मतलब उनके अलायंस ग्रुप में शामिल नहीं है। The policy of staying away from alliances should not be considered isolationism or neutrality। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और इसको वैसे 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। देखो, जो पॉलिसी है कि आप किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हैं, दोनों ग्रुप में से, इसका मतलब आइसोलेशनिज्म नहीं है। आइसोलेशनिज्म मतलब होता है पृथकतावाद, कि बिल्कुल अलग थलग होना। जैसे कि आजकल कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है तो लोगों को आइसोलेट किया जाता है। लेकिन जो NAM का मेन पर्पज़ ये नहीं है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, कि आप बिल्कुल इनसे अलग थलग हो जाए, कि इनसे बात ही ना करें, इनसे कोई रिलेशन ही ना, इसका मतलब ये नहीं है। न्यूट्रलिटी भी नहीं है। न्यूट्रलिटी क्या होता है कि आप न्यूट्रल नहीं हैं, मतलब आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप उनसे अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशन रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उन्हीं के इशारे पर नाचोगे, इसका मतलब ये नहीं है। नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट आइसोलेशनिज्म सिंस, अब आइसोलेशनिज्म का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर, की अपने आप को बिल्कुल दूर रखना, अलग थलग रखना। आइसोलेशनिज्म संभवतः फॉरेन, एक बार US ने इस पॉलिसी को अपनी, मतलब जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें अडोप्ट किया था 70-87 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार तक उसने अपने आप को बिल्कुल वर्ल्ड से दूर रखा था। लेकिन नॉन अलाइंड कंट्रीज़ जो हैं, गुट निरपेक्ष जो देश हैं, इंक्लूडिंग जिनमें कि इंडिया है, जिसने कि बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, एक मीडिएटर की भूमिका निभाई है इन जो 2 राइवल अलायंसेस हैं, इनमें पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इस पर्पज़ से काम नहीं करते कि ये अपने आप को आइसोलेट करते हैं। देयर स्ट्रेंथ, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनकी यूनिटी में है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है उनको ये रिसोल्व करते हैं। और कोई भी सुपर पावर्स मतलब फोर्सफुली अटेम्प्ट करती है कि भाई हमारे में शामिल हो जाओ, तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इनमें एक अच्छी यूनिटी है जो इनकी ताकत है। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि ये आइसोलेट हैं। जितने भी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल है, मतलब ये आइसोलेट हैं, ये आइसोलेशनिज्म को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड वर्ड आता है वो आता है नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है, न्यूट्रल वर्ड होता है तटस्थ की आप बिल्कुल अलग हैं। तो जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हो, आप अपने आप को बिल्कुल दूर कर रहे हो। तटस्था मतलब होता है कि जैसे कोई युद्ध चल रहा है, आप उसमें न्यूट्रल हो, आपका कोई रोल नहीं है, ना आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ना आप
के किसी बात में इंटरफेयर कर रहे हो। दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन वॉर्स एंड डोंट टेक एनी पोजिशन ऑन द एप्रोप्रिएशनेस और मोरालिटी ऑफ ए वॉर। मतलब आप युद्ध को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, आप उसमें अपना कोई रोल भी प्ले नहीं कर रहे हो। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आप मतलब अगर कोई युद्ध हो रहा है तो आप उस युद्ध को रोकने के लिए उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हो, मतलब आप उसमें रोल प्ले कर रहे हो ताकि आपकी एफर्ट्स से वो युद्ध जो है वो रुक जाए। तो दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर, क्योंकि जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं, ना कि युद्ध को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड वॉर्स दैट हैड ब्रोकन आउट। और जो युद्ध चल रहा है, जो शीत युद्ध चल रहा है, उसको अंत करने के भी मतलब एफर्ट जो है गुटनिरपेक्ष देशों ने लगाए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका। NAM के बारे में हमने स्टडी किया कि मेनली जो पर्पस था NAM का वो क्या था, कि जो शीत युद्ध है उसको रोकना था। और ये फाउंडर हैं, आपकी बुक में इनकी पिक्चर दी हुई है, इनके नेम दिए गए हैं, जो फाउंडर फिगर्स हैं। इससे पहले 2-3 हम देख चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये गमाल अब्दुल नसीर हैं, ये इजिप्ट के लीडर रहे हैं, इनके बारे में आपको एक बार देख लेना है। सुकर्नो हैं जो इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने NAM में अपना रोल काफ़ी अच्छे से प्ले किया। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा। कि जो नई आर्थिक व्यवस्था है, अब बहुत सारी चीज़ें, अब युद्ध जो होता जा रहा था वो एक तरह से उस चीज़ से भी लोग बोर हो चुके थे, और कुछ नई चीज़ें अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ नई चीज़ें लोग जोड़ना चाहते थे। तो उसमें हम कुछ इकोनॉमिक ऑर्डर, कुछ नई व्यवस्थाएं हम उसमें स्टडी करेंगे, जिनका क्या इम्पैक्ट रहा है। और जो न्यूली डिकोलोनाइज देश थे, देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बता दिया कि वो देश इसीलिए नहीं जुड़ना चाहते थे उनसे कि वो उनके ग्रुप में होना चाहते हैं, बल्कि उनकी अपनी नीड्स थी। क्यों सुपर पावर्स जो है वो इतने पावरफुल रहे, क्या इम्पैक्ट रहा उनका वर्ल्ड की इकोनॉमी पे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।